दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख रीजनल प्रायोरिटीज ऑन द एससीओ समिट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख बाइलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर सेकंड के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत द्वारा पहली बार शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक का फोकस कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाओं को विकसित करने पर था। इसके अलावा बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान भारत को छोड़कर शंघाई सहयोग संगठन के बाकी सभी सदस्य देशों ने एक बार फिर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI परियोजना का समर्थन किया। भारत कई बार 50 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को लेकर अपना विरोध जता चुका है, जो कि BRI परियोजना का हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। ऐसे में मतभेद गहराने की आशंका है, लेकिन SCO की भूमिका और इसके उद्देश्यों की व्यापकता मौजूदा वक्त में न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के लिए भी काफी अहम है। ऐसे में यूरेशियन क्षेत्र और इसके परे भी SCO की भूमिका और अहमियत को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस संगठन में शामिल होने से भारत को दीर्घ अवधि में ज्यादा फायदा होने की संभावना है। तो आइए विचार करते हैं SCO और भारत के संबंधों की और समझते हैं इससे जुड़े सभी अहम पहलुओं को। आइए सबसे पहले जान लेते हैं SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन जून 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। वास्तविक रूप से SCO का जन्म 15 जून 2001 को हुआ। तब चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की और नस्लीय व धार्मिक चरमपंथ से निपटने और व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता किया। शंघाई सहयोग संगठन के मकसदों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में भी कमी करना और आतंकवाद की चुनौती पर काम करना आदि शामिल था। इस तरह से SCO अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो को रूस और चीन की ओर से जवाब था। हालांकि 1996 में जब शंघाई इनिशिएटिव के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ यही उद्देश्य था कि मध्य एशिया के नए आजाद हुए देशों के साथ लगती रूस और चीन की सीमाओं पर कैसे तनाव रोका जाए, धीरे धीरे किस तरह से उन सीमाओं को सुधारा जाए और कैसे उनका निर्धारण किया जाए। ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया गया। इसकी वजह से ही इसे काफी प्रभावी संगठन माना जाता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद उज्बेकिस्तान को संगठन में जोड़ा गया और 2001 से एक नए संस्थान की तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। साल 2001 में नए संगठन के उद्देश्य बदले गए। अब इसका अहम मकसद ऊर्जा पूर्ति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना और आतंकवाद से लड़ना बन गया है। इन मुद्दों पर शिखर वार्ता में लगातार बातचीत होती है। भारत साल 2017 में SCO का पूर्णकालिक सदस्य बना। 2005 से पहले उसे पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था। 2017 में SCO की 17वीं शिखर बैठक में इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के तहत भारत और पाकिस्तान को सदस्य देश का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही इसके सदस्यों की संख्या 8 हो गई। वर्तमान में विश्व के 8 देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य हैं। वहीं अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया SCO के ऑब्जर्वर
यानी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। साथ ही 6 डायलॉग सहयोगी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। अब जानते हैं एससीओ की अहमियत के बारे में और समझते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। एससीओ को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। बीते कुछ सालों में एससीओ यूरेशियन क्षेत्र में एक अहम क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरा है। यह समूह यूरेशिया के लगभग 60% से ज्यादा क्षेत्रफल, वैश्विक आबादी के तकरीबन 40% से ज्यादा हिस्से और वैश्विक जीडीपी के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। शंघाई सहयोग संगठन में चीन और रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं और चीन के साथ भी लगातार गतिरोध बना हुआ है। मगर इन दोनों के अलावा एससीओ के दूसरे सदस्यों के साथ भारत का तालमेल बेहद अच्छा है। खासतौर पर रूस और मध्य एशियाई देशों से भारत की ज्यादा नजदीकी है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को मिला दें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार बनता है। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास गैस भंडार है तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास यूरेनियम। अगर इनके साथ भारत का करार हो तो कम लागत में हमें तेल और गैस की सप्लाई मिल सकती है। लेकिन मध्य एशिया से भारत की सीमा नहीं लगती, ना ही उन तक पहुंचने के लिए कोई सीधा समुद्री रास्ता है। भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का एक सबसे छोटा रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर जाता है। लेकिन पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं और अफगानिस्तान बेहद अस्थिर और असुरक्षित समझा जाता है। इस लिहाज से एससीओ भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। यानी एससीओ भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का मौका देता है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, ऊर्जा की आपूर्ति या प्रवासियों का मुद्दा हो, ये मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम है। ऐसे में भारत के जुड़ने से एससीओ और भारत दोनों को परस्पर लाभ होगा। आइए जानते हैं कि भारत के हितों के लिहाज से एससीओ किस तरह से अवसर प्रदान करता है। एससीओ भारत के क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के लिहाज से काफी मायने रखता है। इसकी अहमियत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी बढ़ जाती है। यूरेशियन सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में एससीओ भारत को इस क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद के कारण पैदा होने वाली शक्तियों को बेअसर करने में सक्षम बनाएगा। अब जबकि अफगानिस्तान से पश्चिमी देशों की सेनाओं की वापसी और इस क्षेत्र में खुरासान प्रांत की स्थापना के साथ इस्लामिक स्टेट की सक्रियता में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लिहाजा इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा होने की आशंका है। ऐसे में एससीओ को एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे ही मध्य एशिया से संपर्क मजबूत करने में भी एससीओ अवसर उपलब्ध करा सकता है। एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम मंच का काम कर सकता है। एससीओ के साथ भारत की वर्तमान साझेदारी को इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित और सक्रिय करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य एशिया के साथ भारत के सभ्यतागत संबंध रहे हैं। ऐसे में एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक सुविधाजनक चैनल मुहैया कराता है। गौरतलब है कि मध्य एशिया के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने की भारतीय नीति की नींव वर्ष 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर आधारित है, जिसमें 4 C's यानी कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कॉन्सुलर और कम्युनिटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा एससीओ भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वह क्षेत्रीय मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ रचनात्मक चर्चा में शामिल हो सकता है और अपने सुरक्षा हितों को उनके सामने रख सकता है। हालांकि भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के साथ बैठकों से परहेज किया है, लेकिन इस दौरान सरकार ने पाकिस्तान और चीन के साथ चर्चाओं के लिए एससीओ का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि हाल में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख गतिरोध के दौरान भी भारत ने एससीओ को एक मंच के रूप में उपयोग किया है। एससीओ अफगानिस्तान में तेजी से बदल रही स्थितियों और इस क्षेत्र में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद से पैदा होने वाली शक्तियों से निपटने के लिए एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच के रूप में काम कर सकता है। इन सबसे परे भारत के एससीओ में बने रहने को
इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पश्चिमी देशों के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों के बीच वैश्विक राजनीति में भू राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भारत के सामने इस क्षेत्र को लेकर चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि SCO क्षेत्र को लेकर भारत के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं। इस क्षेत्र को लेकर भारत के सामने एक बड़ी चुनौती प्रत्यक्ष स्थलीय संपर्क की बाधाओं की है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा भारत को अफगानिस्तान और इसके आगे के देशों के बीच भू संपर्क की इजाजत न देना भारत के लिए यूरेशिया के साथ अपने विस्तारित संबंधों को मजबूत करने में सबसे बड़ी बाधा रही है। प्रत्यक्ष स्थलीय संपर्क की बाधाओं के चलते वर्ष 2017 में मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार मात्र 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब रहा, जबकि इसी दौरान रूस के साथ भारत का व्यापार लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसके विपरीत वर्ष 2018 में रूस के साथ चीन का व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा और मध्य एशिया के साथ 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था। साथ ही मजबूत संपर्क के अभाव ने इस हाइड्रोकार्बन समृद्ध क्षेत्र और भारत के बीच ऊर्जा संबंधों के विकास में भी अड़चनें पैदा की हैं। इसी तरह रूस और चीन के बीच मजबूत होता संपर्क भी चुनौती बनकर उभरा है। रूस द्वारा भारत को SCO में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के पीछे एक बड़ा कारण चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना था। हालांकि वर्तमान में जब भारत ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर खासा ध्यान दिया है, तो इसी दौरान रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रही थी। इसके अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान त्रिकोणीय हितों के गठजोड़ से क्षेत्र में उभरता नया समीकरण भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर मतभेद भी एक बड़ी चुनौती है। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को लेकर प्रत्यक्ष रूप से अपना विरोध जता दिया है, लेकिन SCO के अन्य सदस्यों ने चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का समर्थन किया है। ऐसे में यह मतभेद गहराया तो भारत के लिए स्थिति विकट हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। अगर भारत यूरेशिया में अपने हितों को साधना चाहता है तो उसे SCO में मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके लिए भारत को मध्य एशिया के साथ संपर्क सुधार पर ध्यान देना होगा। वर्तमान परिदृश्य में SCO के एक नए सदस्य के रूप में भारत को एक व्यापक यूरेशियन रणनीति तैयार करने की जरूरत है। यह रणनीति विकास साझेदारी के माध्यम से स्थायी राष्ट्र निर्माण, संप्रभुता बनाए रखने, इस क्षेत्र को आतंकवाद और अतिवाद का केंद्र बनने से रोकने के भारत के क्षेत्रीय हित को पूरा करने में भी मददगार हो सकती है। भारत मध्य एशिया में अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व से जुड़ी रूस की चिंताओं को भुना सकता है। इसके अलावा मध्य एशियाई देश भी इस क्षेत्र में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाए जाने को लेकर उत्सुक दिखते हैं। हालांकि इसके लिए भारत को पहले अपनी पकड़ को मजबूत करने पर खास जोर देना होगा। इस संदर्भ में यूरेशिया में एक मजबूत पहुंच बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह के खुलने और अशगाबाद समझौते में भारत के शामिल होने का फायदा उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के संचालन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इसी तरह चीन के साथ संबंधों में सुधार पर ध्यान देना भी एक अहम उपाय है। 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में एशियाई नेतृत्व को मजबूती देने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि भारत और चीन द्वारा आपसी मतभेदों को शांति के साथ दूर करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली को विकसित किया जाए। पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार किया जाना भी वक्त की मांग है। साथ ही पाकिस्तान द्वारा यूरेशिया तक भारत की पहुंच में खड़ी की गई बाधाओं को हटाने की मांग की जानी चाहिए, जिससे तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके अलावा SCO देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की भी जरूरत है। हाल के सालों में क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह बेहद जरूरी हो गया है कि SCO द्वारा एक सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा ढांचे का विकास किया जाए। साथ ही क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि भारत अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को मजबूत करने के साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी साध सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
शंघाई सहयोग संगठन भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए।